सैलरी नर्सिंग असिस्टेंट को कितनी दी जाती है। तो ट्रेनिंग किस किस तरह से होती है, यहाँ पर प्रमोशन की बात कर लेते हैं। जब आपकी ट्रेनिंग चलती है तो उस टाइम आपको रिक्रूट कहा जाता है, आप रिक्रूट कहलाते हो। युद्ध के समय में घायल हो गए सैनिक, उनको फर्स्ट एड देना, उनकी देखभाल करना मेन ड्यूटी तो आपकी यही है। मेरिट लिस्ट तब बनेगी फाइनल वाली और तब आपका सिलेक्शन होता है। ये पूरी सिलेक्शन की भर्ती की प्रक्रिया है। एएमसी और एआरओ में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्या इनको स्पेशल फैसिलिटी मिलेगी, क्या ये अलग तरीके के नर्सिंग असिस्टेंट बनेंगे, एआरओ वाले अलग तरीके के बनेंगे। जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बच्चों, आज इस क्लास के माध्यम से आप नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। आपके एक एक डाउट आज नर्सिंग असिस्टेंट की ट्रेड के बारे में, नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। इस क्लास के माध्यम से आज हम देखेंगे कि नर्सिंग असिस्टेंट के काम क्या होते हैं। इसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट के लिए एज का क्राइटेरिया कितना होगा, क्या सिलेबस इसका रहने वाला है, क्या बोनस मार्क्स आपको दिए जाएंगे और ट्रेनिंग किस तरह से होती है, ये वाली जानकारी भी आपको मिलेगी। साथ ही साथ सैलरी के बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा कि कितनी सैलरी दी जाती है, नर्सिंग असिस्टेंट बनने वालों को कितनी सैलरी मिलती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और कब फॉर्म भरे जाएंगे, क्या आप एक से ज़्यादा ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एएमसी और एआरओ में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी आप आज पता चलेगा। एडिशनल में बायोलॉजी है, क्या हम नर्सिंग असिस्टेंट में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे डाउट आज इस वीडियो के माध्यम से आपके क्लियर होने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी नर्सिंग असिस्टेंट को कितनी दी जाती है। तो ये सैलरी स्लिप आपको दिखाई दे रही होगी, अच्छे से दिखाई नहीं दे रही, इसका थोड़ा सा जूम पोर्शन आपको दिखाती हूँ। तो सैलरी की बात अगर हम करें तो यहाँ पर अलग अलग बातें लिखी गई हैं, किसको कितना क्या मिलता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर लिखा है एक्स पे और वाई पे का मतलब ये होता है कि अगर आप एक्स ग्रुप में जा रहे हो या वाई ग्रुप में जा रहे हो तो एक्स ग्रुप की सैलरी और वाई ग्रुप की सैलरी में थोड़ा सा अंतर होता है। 6,000, 5,500, 6,000 तक का अंतर होता है, डिफरेंस होता है सैलरी में। अगर आप एक्स ग्रुप में जाओगे तो आपको 5-6 हज़ार सैलरी ज़्यादा दी जाएगी वाई ग्रुप के कंपेरिजन में, ठीक है। और यहाँ पर TPAL लिखा है, जिसे हम परिवहन भत्ता यानी कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस कहते हैं। ये भी आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है उसके हिसाब से अलग अलग सबको दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, जैसे कि अगर आपकी पोस्टिंग फील्ड एरिया में या ऐसे एरिया में आएगी जहाँ पर अलाउंस ज़्यादा है तो आपकी सैलरी और बढ़ेगी। तो इसीलिए सैलरी हम कहते हैं कि कितनी मिलती है नर्सिंग असिस्टेंट को। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको सैलरी मिलना स्टार्ट होती है, पूरी कंप्लीट सैलरी, जो कि 50 से 60 हज़ार के बीच में होती है ना। और यहाँ पर DA लिखा है, तो DA हर साल बढ़ता ही है, जिसे हम महंगाई भत्ता कहते हैं। तो महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ साथ आपकी सैलरी 50-60 से हर साल बढ़ेगी, इंक्रीमेंट होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक सैलरी है, 50 से 60 के बीच में, है ना। ये सब ये मत सोचना कि उसकी सैलरी इतनी है मेरी इतनी है, तो ये कंपैरिजन वो कर सकते हैं। इनके बारे में मैं बोल सकती हूँ कि जो पोस्टिंग और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर सैलरी में थोड़ा बहुत 5-10 हज़ार का डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि फील्ड एरिया की जो पोस्टिंग वाले होते हैं उनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होगी, पीस में है जो शांति वाले एरिया में जिनकी पोस्टिंग आए उनकी सैलरी में डिफरेंस आता है। तो ओवरऑल अगर हम मान के चले तो सैलरी कितनी है, 50 से 60 हज़ार पेमेंट आपको दी जाएगी। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग किस किस तरह से होती है। जब आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है नर्सिंग असिस्टेंट का, आपकी ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाता है, तो सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग होती है। सबसे पहले आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है जो कि कितने 10 हफ्ते तक चलती है, जिसमें आपको क्या सिखाया जाता है, आपको आर्मी के रूल्स रेगुलेशन सिखाए जाते हैं, नियम कानून सिखाए जाते हैं, इक्विपमेंट्स को, औजारों को हैंडल कैसे करना है ये सिखाया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है। इसमें आपकी ड्रिल होती है, PT कराई जाती है। इन सब के माध्यम से आपको डिसिप्लिन और आर्मी के इन्वायरमेंट में, वातावरण में ढाला जाता है 10 वीक की, जो सबकी एक जैसी होती है। इसके अलावा आपकी फिर बाद में शुरू होगी ट्रेड ट्रेनिंग। जो भी आपको ट्रेड मिल रही है, जैसे आप नर्सिंग असिस्टेंट बनने जा रहे हो तो नर्सिंग असिस्टेंट की ट्रेनिंग होती है जो कि होती है 23 हफ्तों की।
23 हफ्तों की ट्रेनिंग में आपको नर्सिंग असिस्टेंट के क्या क्या काम है उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, मेडिकल प्रोसीजर सिखाई जाती है, फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपको नर्सिंग असिस्टेंट की स्किल सिखाई जाती है। नर्सिंग असिस्टेंट के काम आपको बेसिक सिखाए जाते हैं इस ट्रेड ट्रेनिंग में। उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है जो कि होती है 52 हफ्तों की। 52 हफ्तों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपको अस्पताल में, मिलिट्री हॉस्पिटल्स में भेजा जाता है और वहाँ पर आपकी ट्रेड यानी कि नर्सिंग असिस्टेंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। डॉक्टरों के साथ, मरीजों के साथ आपको रखा जाता है, सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाई जाती है, सिखाई जाती है, जिसे हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहते हैं। और लास्ट में जब आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो जाती है फिर आपको एएमसी सेंटर, जो कि नर्सिंग असिस्टेंट की ट्रेनिंग सेंटर माना जाता है, एएमसी सेंटर लखनऊ, वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग चलती है। वहाँ पर आपका ग्रुप एग्ज़ाम होता है। ग्रुप एग्ज़ाम में आपका डिसाइड होता है कि आपको ट्रेड कौन सी मिलेगी। जितने भी भर्ती हुए आपके टाइम में, जितना भी स्लॉट आया है नर्सिंग असिस्टेंट का, सभी का एक साथ एग्ज़ाम होता है, ग्रुप एग्ज़ाम जिसे कहते हैं, जिसमें जो जैसा परफॉर्मेंस देता है, जैसा रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से आपको काम दिए जाते हैं कि आपको मेडिकल असिस्टेंट बनाया जाएगा, फार्मासिस्ट बनाया जाएगा, लेबोरेटरी टेक्नीशियन बनाया जाएगा या वार्ड असिस्टेंट बनाया जाएगा। ये आपकी ग्रुप एग्जाम के रिजल्ट पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से आपकी ट्रेड डिसाइड होगी कि आपको नर्सिंग असिस्टेंट में किस ट्रेड में जाना है। अलग अलग ट्रेड नर्सिंग असिस्टेंट में होती है, ठीक है, यहाँ से डिसाइड होता है। तो ये है आपकी ट्रेनिंग। यहाँ पर प्रमोशन की बात कर लेते हैं। जब आपकी ट्रेनिंग चलती है तो उस टाइम आपको रिक्रूट कहा जाता है, आप रिक्रूट कहलाते हो। और जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, आरटीजेसीओ जो कि पंडित जी है आपको कसम दिलाते हैं, कसम खाई जाती है। उसके बाद आपको जो सबसे पहली वाली देगी वो सिपाही की मिलती है। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, आपका समय बढ़ता जाता है, उसके बाद आपको नायक, फिर हवलदार, और समय बीतते बीतते आपको नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, यहाँ से आपको क्या है, स्टार लगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी रैंक है, अगर आपको रैंक पता करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि काम क्या क्या है नर्सिंग असिस्टेंट के। तो काम की अगर हम बात करें तो मरीजों की देखभाल करना है ना, हॉस्पिटल्स में, मिलिट्री हॉस्पिटल्स में ऑब्वियसली आपकी पोस्टिंग होगी। मिलिट्री हॉस्पिटल्स जहाँ होंगे वहाँ पर मरीजों की देखभाल करना, उन्हें इंजेक्शन देना, उनका बीपी चेक करना, ऐसी उनके ऊपर नज़र रखना कि क्या कंडीशन है मरीज की, ये सारे काम आपको दिए जाते हैं। मरीजों की देखभाल, पेशेंट की केयर करना। इसके अलावा ओटी में बड़े डॉक्टर की मदद करना। जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, उनकी आपको क्या करना, उनका सपोर्ट करना होता है, उन्हें इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करना, उन्हें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर आप उपस्थित होते हो उनका सपोर्ट करने के लिए, तो उनकी मदद करना, ये आपका काम होगा। इसके अलावा फर्स्ट एड, इमरजेंसी केयर में देखो मेन काम तो यही होता है। ऑब्वियसली नर्सिंग असिस्टेंट का मेन काम युद्ध के समय में मरीजों की, या जो युद्ध के समय में घायल हो गए सैनिक, उनको फर्स्ट एड देना, उनकी देखभाल करना, मेन ड्यूटी तो आपकी यही है। नॉर्मल जो हॉस्पिटल में ड्यूटी देखते हैं नर्सिंग असिस्टेंट की, वो ड्यूटी तो एक तरह से सेवा होती है कि हम सेवा कर रहे हैं अस्पतालों में। असली का जो काम है, एक्चुअल वर्क जो है, वो युद्ध के समय में रहता है। जो घायल सैनिक है उनको फर्स्ट एड देना, उनकी देखभाल करना, ये मेन काम होता है। आपातकालीन सेवाएं जिन्हें कहते हैं, फर्स्ट एड देना। इसके अलावा प्रशासनिक कार्य भी आपको सौंपे जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज आपको देखनी होती है, जिसमें क्या काम होते हैं, मरीजों की मेडिकल रिकॉर्ड रख रखाव करना। जो मरीज आ रहे हैं अस्पताल में उनका रिकॉर्ड रखना, रजिस्टर मेंटेन करना, उन्हें दवाई देना, अन्य चिकित्सा दवाइयों का, दूसरों का रिकॉर्ड रखना, चीज़ों का रिकॉर्ड रखना अस्पताल में, वो आपका प्रशासनिक कार्य में आता है। इसके अलावा मेडिकल स्टोर होते हैं अस्पतालों में, मिलिट्री हॉस्पिटल्स में। उन मेडिकल स्टोर्स पर कौन होते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं, जो दवाइयाँ देते हैं मरीजों को पर्चे को देखकर, वो आपको काम मिलता है। और एमएच में, मिलिट्री हॉस्पिटल जिन्हें हम कहते हैं, चिकित्सा सहायता देना, मेडिकल असिस्टेंट असिस्ट करना, डॉक्टरों की मदद करना, वहाँ पर भी डॉक्टरों का सपोर्ट करना हॉस्पिटलों में, ये भी आपको काम दिया जाता है।
लेब असिस्टेंट, अब ये आपकी जो ग्रुप वाली एग्जाम होती है ना, फाइनल ग्रुप की एग्जाम जो होगी सारी ट्रेनिंग करने के बाद, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप लेब असिस्टेंट बनोगे, तो वो डिपेंड करता है कि आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करोगे। तो लेब असिस्टेंट भी होते हैं जिसका काम होता है ब्लड लेना, है ना, ब्लड की जांच करना, ये सारे काम आपको दिए जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा काम मिलेगा, किस पर निर्भर करता है आपने एग्जाम जो होगी फाइनली ग्रुप एग्जाम उसमें परफॉर्म क्या किया उस हिसाब से। इसके अलावा रेडियोलॉजी विभाग भी होता है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, है ना, एक्सरेज एमआरआई की जाती है, तो उन मशीनों को ऑपरेट करना आपको सिखाया जाता है, वहां पर भी आपको भेजा जाता है। और एम्बुलेंस असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो नर्सिंग असिस्टेंट एम्बुलेंस असिस्टेंट नहीं होते हैं, ये जीडी वाले बच्चे होते हैं जिनका जीडी में सिलेक्शन होता है, उनको एम्बुलेंस असिस्टेंट बनाया जाता है। लेकिन बाय चांस किसी यूनिट में या किसी जगह पर एम्बुलेंस असिस्टेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो वो काम कौन देख सकता है, नर्सिंग असिस्टेंट देख सकता है ना, ये उनका काम नहीं होता है लेकिन देख सकता है। आगे सपोर्टिंग स्टाफ की बात करूं मैं, अगर सपोर्टिंग स्टाफ का काम दिया जाता है जैसे कि रजिस्ट्रेशन करना, जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन किया जाता है, मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, दवाएं कौन सी दी गई है कौन सी नहीं दी गई है, तो ये काम भी आपको सौंपे जाते हैं। इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट ऑपरेटर्स, ऑपरेशन मतलब जो जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में उनको आपको चलाना सिखाया जाता है कि कैसे ये काम करेगा, तो उनको आपको हैंडल करना होता है एज अ सपोर्ट, डॉक्टर के सपोर्ट में, जैसे कि ईसीजी हो गया, नेबुलाइजर हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे दिया जाता लगाया जाता है, ग्लूकोमीटर, सिरिंज पंप, अल्ट्रासाउंड की मशीन कैसे हैंडल की जाती है, एक्सरे मशीन, अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग जगह पे भेजा जाता है और आप अलग अलग मशीनों को ऑपरेट कर सकते हैं। आपके काम के हिसाब से आपको ये काम दिए जाएंगे कौन सी मशीन को आपको ऑपरेट करना है ना। सिरिंज, वेंटिलेटर, अल्ट्रासाउंड मशीन, इन सबको आपको हैंडल करने का मौका दिया जाता है, आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अलावा मेडिकल इंस्पेक्शन जिसे हम एमआई रूम बोलते हैं। एमआई रूम क्या होते हैं, देखो एमएच तो बड़े बड़े मिलिट्री हॉस्पिटल्स को बोलते हैं जहां पर मरीजों का इलाज होता है, मरीजों का या जो भी सैनिक है उनकी फैमिली का इलाज होता है, सैनिकों का इलाज होता है। इसके अलावा हर एक यूनिट में जहां पर भी पोस्टिंग आती है अलग अलग यूनिट में भी छोटे से एक हॉस्पिटल जैसा होता है जिसे हम एमआई रूम कहते हैं, मेडिकल इंस्पेक्शन कहते हैं। ये रूम होता है जहां पर बड़े हॉस्पिटल में जाने से पहले फर्स्ट एड दिया जाता है या दवाइयाँ प्रोवाइड की जाती है, कोई बीमार हो गया, जुकाम हो गया तो सबसे पहले एमआई रूम में भेजा जाता है, तो वहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग आ सकती है, आपको यहाँ पर भी काम करने को मिलेगा, यहाँ पर भी नर्सिंग असिस्टेंट ही होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि चलो काम समझ में आ गया, शैक्षणिक योग्यता क्या होती है। तो शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें कि कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, क्या होना चाहिए, हमें नर्सिंग असिस्टेंट बनना है तो 12th पास आप होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, और आपके पास क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भौतिक, रसायन और बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, और सभी के एग्रीगेट 50% और हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40% होना चाहिए, एग्रीगेट 40 से कम नहीं होना चाहिए, नॉट एलिजिबल। उम्र की बात करें, एज की बात करें तो 17.5 से 23 साल की एज क्राइटेरिया है नर्सिंग असिस्टेंट बनने के लिए। अब एज कट ऑफ की बात कर लूं, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, तो अभी हम कट ऑफ की बात करें तो 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2008 के बीच में जिनकी बर्थडे डेट आ रही है वो एलिजिबल है 2025 की नर्सिंग असिस्टेंट की एग्जाम के लिए। अगर 1 अक्टूबर 2002 हो तो भी चल जाएगा, 1 अप्रैल 2008 हो तो भी चल जाएगा। तो अप्रैल से अक्टूबर के बीच में आपकी जो है एज होना चाहिए 2002 से 2008 के बीच में बर्थडे डेट होना चाहिए, वो बच्चे एलिजिबल हैं, दे सकते हैं 2025 की नर्सिंग असिस्टेंट की एग्जाम। ठीक है, इसके अलावा आप खुद भी अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। एज कैलकुलेटर के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखोगे और यहाँ पर आपको लिखना है जनवरी 1 2025 तक, और इस डेट
से आप मैच कर सकते हैं कि 17.5 से 23 साल के बीच में आपकी एज आ रही है नहीं आ रही है। आप खुद गूगल पे जाकर एज कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जो प्रोसेस होती है यानी कि भर्ती की जो प्रक्रिया है, कैसे भर्ती होते हैं नर्सिंग असिस्टेंट में, कहाँ से शुरू होती है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है, तो आपका जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा। जनवरी में नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा 2025 में नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती का। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म आते हैं, डेट देते हैं, वो नोटिफिकेशन में डेट बता देते हैं कि कब आपको कब से कब तक ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए जाते हैं। देन उसके बाद आपका फेज 1 होगा जिसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है। ध्यान रखिएगा, नर्सिंग असिस्टेंट ARO वाले जो बच्चे हैं उनका ऑनलाइन एग्जाम होता है, फेज 1 जिसे हम कहते हैं। उसके बाद रिजल्ट आता है। जो रिजल्ट में शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं बच्चे, उनको फेज 2 के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, और फिजिकल आप लोगों को सिर्फ क्वालिफाई करना है। हाँ, क्वालिफाई करना है, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद जब आप हो जाओगे क्वालिफाई, आप हो जाओगे फेज 2 में भी पास हो जाओगे, आप फिजिकल पास कर लोगे, तो आपको डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए बुलाया जाएगा, और आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। मेरिट लिस्ट तब बनेगी फाइनल वाली, और तब आपका सिलेक्शन होता है। ये पूरी सिलेक्शन की भर्ती की प्रक्रिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम कि क्या मेजरमेंट, हाइट, वेट, चेस्ट कितना होना चाहिए मैम। तो ऊंचाई की मैं आपको हमेशा बात करती हूँ 163 से 170 के बीच में। ये इसलिए बोला है क्योंकि अलग अलग स्टेट वाइज आपकी हाइट अलग अलग कंसिडर करिए, अलग अलग स्टेट में अलग अलग हाइट मांगी गई है। तो यहाँ मैंने रेंज लिख दी है ऊंचाई। अगर आप ऊंचाई और वजन के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो कि मैं इस स्टेट से हूँ, मेरी हाइट कितनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक में दे दूंगी जो मैंने बनाया है हाइट के ऊपर, उसमें देख लेना, अपना हाइट और वेट मैच कर लेना अगर आप तैयारी कर रहे हो नर्सिंग असिस्टेंट की। सबसे मेन बात तो यही होती है कि आपका हाइट, वेट तो मैनेज हो जाता है, हाइट मैनेज नहीं होती। तो हाइट आपकी आ रही है नहीं आ रही है, उस क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा। इसके बाद चेस्ट यानी कि छाती की बात करें तो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सांस अंदर भर के फुला के +5 सेंटीमीटर आपका फुलाव के साथ होना चाहिए। वजन 48 से 50 केजी, ये डिपेंड करेगा, ये वेरी करेगा हाइट के हिसाब से और एज के हिसाब से। तो वीडियो ज़रूर देखना, उसमें हाइट और वेट के बारे में मैंने आपको बताया है, किसके हाइट के हिसाब से किसका कितना वेट होना चाहिए, और एज के हिसाब से भी। तो ये भी फिक्स नहीं होता है, ये भी आपकी हाइट के हिसाब से वेट होता है। तो ये ज़रूर चेक कर लेना भर्ती देखने से पहले। अब बात करते हैं हम बोनस मार्क्स की, है ना। बोनस मार्क्स भी दिए जाते हैं आपको, तो कहाँ कहाँ पर मिलेंगे। जिनके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट होते हैं उनको बोनस मार्क्स मिलते हैं। ए सर्टिफिकेट के लिए 5 बोनस मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। सर्टिफिकेट ए है आपके पास तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट है तो 10, सी है तो 15। और अगर आरडी परेड सी के साथ अपना आरडी परेड जो दिल्ली में होती है वो अटेंड करी है तो आपको मैक्सिमम 20 मार्क्स दिए जाएंगे। रिलेशन वाले जो बच्चे हैं जिनके पिता या भाई, मतलब जिनके पिता भी फौज में हैं, उनको रिलेशन सर्टिफिकेट लगाने से भी बोनस मार्क्स मिल जाते हैं। 20 मार्क्स आपको मिलते हैं रिलेशन के। स्पोर्ट्स अगर आपने खेला हो तो स्पोर्ट में भी अलग अलग क्राइटेरिया है, स्टेट लेवल है, यूनिवर्सिटी लेवल है, इंटरनेशनल लेवल है, नेशनल लेवल है, सबके लिए अलग अलग मार्क्स आपको दिए जाते हैं। इस तरह से अलग अलग स्पोर्ट की पूरी लिस्ट में आपको मिल जाएगी, नोटिफिकेशन में देखने को मिलती है, वहां पर दिया जाता है कि किसको कितने मार्क्स दिए जाएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम बोनस मार्क्स, मान लो आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट भी है, आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट भी है, आपके पास रिलेशन भी है, तो क्या मुझे बहुत सारे बोनस मार्क्स मिलेंगे? ऐसा नहीं है। मैक्सिमम बोनस मार्क्स आपको 20 दिए जाते हैं। अगर आप कोई से बच्चे पूछते हैं कि हमने बीएससी नर्सिंग किया है तो क्या हमें उसके बोनस मार्क्स मिलेंगे? नहीं, बोनस मार्क्स जो मैंने आपको 3 क्राइटेरिया बताया उसमें ही दिए जाते हैं और मैक्सिमम 20 मिलते हैं। हाँ, ये बात हो सकती है कि मान लो जब मेरिट लिस्ट बनती है और 2 इक्वल नंबर वाले बच्चों की बात आती है और एक को देखा जाता है इसके पास बीएससी नर्सिंग है तो उसको प्रायोरिटी दी जा सकती है ना। अब देखो,
जो रिलेशन वाले बच्चे, ध्यान रखना, अगर 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा ही उसका फायदा ले सकता है, एक ही रिलेशन सर्टिफिकेट का यूज कर सकता है बोनस मार्क्स के लिए। अगर 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं, दोनों फौज में जाना चाहते हैं तो एक को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। अगर एक ने यूज कर लिया तो एक ही कर सकता है बोनस मार्क्स का यूज। इसके अलावा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की बात कर लें, स्पोर्ट्स के भी आपको क्या मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो आपका है, स्पोर्ट्स का, खेलकूद का प्रमाण पत्र, वो वैलिड होता है सिर्फ 2 साल के लिए। अगर 2 साल पुराना है तो चल जाएगा, उससे ज्यादा पुराना है तो नहीं बोनस मार्क्स मिलेंगे, वैलिड नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम कि हमारा सिलेबस क्या है और कितने मार्क्स, कहाँ से क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है क्या या नहीं होती है, या फिर हमें मेरिट में आने के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, सब्जेक्ट है आपके जीके, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। इन सारे सब्जेक्टों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, ध्यान रखिएगा, 4 नंबर का। एक क्वेश्चन सही करोगे 4 नंबर मिलेगा, है ना। और नेगेटिव मार्किंग है 1/4। 10 क्वेश्चन आपको 40 नंबर के जीके से पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन आपको गणित से पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन फिजिक्स से, 15 क्वेश्चन बायोलॉजी से और 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री से। बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है, इन पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को। चलिए, अब पासिंग मार्क्स की बात करें तो पासिंग मार्क्स अगर मैं आपकी बात करूं तो 130 आपको किसके लिए, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपके 130 है तो इससे कम वालों को नहीं बुलाया जाएगा, तो अपना गोल सेट कर लो। 130 तो सिर्फ फिजिकल के लिए ही है। मेरिट की अगर मैं बात करूं कि मेरिट में आने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए, तो 150 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे, 150 मिनिमम आपको नंबर लाने होंगे। 200 में से 150 से ऊपर नंबर लाने होंगे, तब आपका मेरिट में नाम आएगा। और फिजिकल इतने नंबर पे आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा 130 पर, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं एएमसी और एआरओ में। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्या इनको स्पेशल फैसिलिटी मिलेगी, क्या ये अलग तरीके के नर्सिंग असिस्टेंट बनेंगे, एआरओ वाले अलग तरीके के बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। एएमसी एआरओ वाले बच्चे सिलेक्शन की प्रोसीजर अलग है। इनको थोड़ी सी क्या है कि फौज में होते हैं पिताजी भाई, तो उनको फैसिलिटी दे दी जाती है, इनकी अलग से भर्ती निकलती है। बाकी बनते ये भी वही हैं जो एआरओ वाले बच्चे बनते, काम सेम होता है, सिर्फ भर्ती की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग कर दी गई है। एएमसी वाले बच्चे वो जो रिलेशन वाले होते हैं, जिनके पिताजी भाई फौज में होते हैं, वो एएमसी की एग्जाम देते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट बनते हैं। सेम जगह ट्रेनिंग होती है एएमसी सेंटर में, और सेम नर्सिंग असिस्टेंट ही बनते, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन की प्रक्रिया अलग है। एआरओ वाले बच्चे, कोई भी ऑल इंडिया से कोई भी बच्चा हो, एआरओ की भर्ती, ओपन भर्ती देख सकता है नर्सिंग असिस्टेंट की। एएमसी की जो एग्जाम होती है ना, मतलब प्रोसीजर कब से शुरू हो जाती है एएमसी वालों की, अगर आप अभी क्वालिफाई नहीं, वैलिड नहीं हो एग्जाम देने के लिए, अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हो, तो सितंबर से अक्टूबर के महीने में एएमसी की भर्ती आती है, ठीक है। अभी अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर तक एएमसी के मेल भेजे जा रहे हैं। मेल प्रोसीजर में बता चुकी हूँ, उसका वीडियो भी आप देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर एएमसी का। इसके बाद एआरओ की जो ऑल इंडिया की भर्ती, ओपन भर्ती है, वो फरवरी में आपकी फाइनली आ जाएगी 2025 में। इसके अलावा क्या 2 ट्रेड में हम अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर आप जीडी में, अग्निवीर टेक्निकल में, नर्सिंग असिस्टेंट में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। क्राइटेरिया अगर आपका फुलफिल कर रहा है जीडी का, अग्निवीर टेक्निकल का, तो आप एक साथ 2 भर्ती देख सकते हैं। अगर आपके पास पीसीएम है, यानी कि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपका मेन सब्जेक्ट था, लेकिन एडिशनल में आपने बायोलॉजी लिया है, तो भी आप नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती देख सकते हैं। और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट तो देख ही सकते हैं। चलिए, अब तैयारी किस तरह से करना है, तो तैयारी आपको एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस फॉलो करना है, वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी की बुक 9 से लेकर 12th तक। अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप डाउनलोड करिए, जिसमें आपको बैच मिलेगा नर्सिंग असिस्टेंट का फाउंडेशन बैच, ऑल इन बैच है, जिसमें एनसीईआरटी को फॉलो किया गया है 9 से 12 तक की, जिसमें आपको 100 मॉक टेस्ट नर्सिंग असिस्टेंट के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ आपको 100 दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओगे।
चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी हर एक चैप्टर कराने के बाद, जिसमें मैंने 8000 MCQ इंक्लूड करे हैं सारे सब्जेक्ट के मिला के। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे 2018 से 24 तक के। रिवीजन बैच आएगी दिसंबर के बाद जनवरी में, वो आपको इस बैच के साथ फ्री मिलेगी। 2 बैच का फायदा आपको यहाँ पर हो जाएगा। स्पेशल डाउट ग्रुप आपको दिया जाता है जिससे आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। बायलिंगुअल बैच है और आने वाली 2025 की नर्सिंग असिस्टेंट की एग्जाम ARO और AIMC दोनों के लिए ये बैच बिल्कुल बेनिफिशियल है। मीडियम से हाई लेवल तक मैंने यहाँ पर सब कुछ कवर किया है। कैसा भी क्वेश्चन आए आप बिल्कुल सॉल्व कर दोगे। आपको बैच ज्वाइन कैसे करना है, तो बैच ज्वाइन करने के लिए आपको पेड कोर्स में जाना होगा। पेड कोर्स में आपको फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद पेड कोर्स में जाना होगा। इसके अलावा अगर आपको बैच से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी करना है तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जाने से पहले लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके साथ शेयर करना ना भूलें। और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह की जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।